हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है OIML सर्टिफिकेट्स। आज हम देखेंगे कि ये सर्टिफिकेट्स होते क्या हैं, ये न्यूज़ में क्यों थे एंड OIML क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो अब OIML सर्टिफिकेट्स इशू कर सकता है। ठीक है, एंड इंडिया में अब ये इशू कौन करेगा, कौन सी किसे अथॉरिटी दी गई है? ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर लीगल मेट्रोलॉजी डिवीज़न वो इशू करेगा OIML सर्टिफिकेट्स। ठीक है, सो हम देख लेते हैं कि पहले ये OIML होता क्या है। OIML stands for International Organization of Legal Metrology। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1955 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी एंड इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक, अब ये है क्या? ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो स्टैंडर्ड रखती है, स्टैंडर्ड सेट करती है रिगार्डिंग जो भी आपके रेगुलेशंस होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे या डॉक्यूमेंट्स होंगे फॉर द यूज़ ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज़ जो रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, जो भी डॉक्यूमेंट जिस तरीके से करेंगे उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है ये बॉडी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये होता क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो मेट्रोलॉजी है इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके रिलेटेड ये अपना एक स्टैंडर्ड सेट करती है। मतलब जैसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर्स हैं, टेम्परेचर आप मेजर करते हैं तो एक स्केल होता है उसके अंदर जिसमें आपका टेम्परेचर शो किया होता है 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38, 39 ऐसे मेजर दिखाया होता है, शो करते हैं ना स्केल थर्मामीटर के ऊपर। तो कोई भी मान लीजिए मैंने ही बना दिया वो थर्मामीटर। ठीक है, मैंने अपने मर्ज़ी से कहीं भी एक लाइनें लगा दी, आपको मार्क कर करके दे दिया, भाई ये 37 मान लेना, ये 38 मान लेना। तो क्या वो थर्मामीटर स्टैंडर्ड है? एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है वो? क्या वो सही रीडिंग दे पाएगा? नहीं ना। तो इस तरीके से कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे आपका वेट हो, मेजर कर रहा हो, ठीक है, चाहे आप समझने के लिए बता रही हूँ आपको, वेट मेजर कर रहा हो, वॉल्यूम मेजर कर रहा हो, टेम्परेचर मेजर कर रहा हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हो, तो क्या वो स्टैंडर्ड वैल्यू दे रहा है? स्टैंडर्ड रीडिंग देने के लिए जो आपने उसमें मार्किंग की हुई है स्केल के ऊपर, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है? उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी, उस स्टडी को। ठीक है, तो जो आपकी लीगल मेट्रोलॉजी है उसमें हम जैसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर्स हो गए, जो थर्मामीटर क्लिनिक्स में यूज़ होते हैं, क्लिनिकल यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। देखिए थर्मामीटर लैब्स में भी यूज़ होते हैं और आपके डेली जो आप अपना घर में रखते हो उनको बोलते हैं हम, घर पे आप जो रखते हो उन्हें क्लिनिकल थर्मामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर हैं, अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर्स हैं, रेडार स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पेट्रोल डिस्पेंसिंग यूनिट्स हैं। ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके ऊपर जो ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट आप यूज़ करेंगे, ये इस तरह का मटेरियल आपको यूज़ करना है, स्केलिंग का जो आपका रेफरेंस है वो क्या होगा, क्या किस स्टैंडर्ड है कि आप इंस्ट्रूमेंट बनाओगे। ये जो रेगुलेशंस है इनको आपकी कंट्री के अंदर कुछ लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देती कि हाँ ठीक है, आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो हमारे लॉज, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, अब आप अपने इस इंस्ट्रूमेंट को मार्केट में उतार सकते हो। ठीक है, तो अब आपकी कंट्री की जो लीगल मेट्रोलॉजी इंडस्ट्री अथॉरिटीज़ हैं, लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज़ हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये इंस्ट्रूमेंट बना रही हैं, उनके लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ताकि वर्ल्ड वाइड एक ही स्टैंडर्ड रहे, वो करता है OIML। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। समझ आ गया? तो OIML क्या है? एक इंटरनेशनल बॉडी है जो
हर कंट्री के अंदर जो लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज़ हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई आपके रेगुलेशंस के लिए ये स्टैंडर्ड है, आप जो मटेरियल बना रहे हो उसके लिए ये स्टैंडर्ड है, सभी के लिए एक जैसा स्टैंडर्ड हो जाए इसीलिए, ठीक है। और फिर आपकी कंट्री के अंदर जो ये अथॉरिटीज़ हैं वो आपका रेगुलेट करेंगे फिर इस मार्केट को, ठीक है। अब जो इंडिया है उसने OIML को ज्वाइन किया था 1956। 1955 में ऑर्गेनाइजेशन बनी, 1956 में इंडिया ने ज्वाइन कर लिया और मैट्रिक जो कन्वेंशन है उसको साइन कर दिया था। अब ये सर्टिफिकेट होते क्या है और इनका यूज़ क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो OIML CS अगर लिखा है तो ये सिंपली एक सिस्टम है जिसमें इशू किया जाता है और रजिस्टर किया जाता है OIML सर्टिफिकेट्स को, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो भी OIML के आपके टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, इवैल्यूएशंस होती हैं, वो सब इसी के अंडर किया जाता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये जो कंट्रीज़ जिनको ये अथॉरिटी OIML ने दी हुई है कि भाई ठीक है आप OIML सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो, वो टोटल कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में 13, ठीक है, इंडिया को इंक्लूड करके। इंडिया के अलावा पहले कौन थी, 12 थी। तो वो कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, UK, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्लोवाकिया। इन सिर्फ 12 कंट्रीज़ के पास ये अथॉरिटी थी कि यही OIML सर्टिफिकेट इशू कर सकते थे, लेकिन अब इंडिया भी इंक्लूड हो चुका है तो टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में कितनी हो गई, 13। ये नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, आप समझ होंगे सर्टिफिकेट से होगा क्या, क्या फ़ायदा है इसका। तो देखो ये जो OIML सर्टिफिकेट होता है ये सिंगल एक ही सर्टिफिकेट है, चाहे इन 13 कंट्रीज़ में कहीं भी ले लो आप, और उसे पूरा वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपकी नोएडा में ही कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने वाली, डिजिटल बैलेंस बनाने वाली एक कंपनी है, ठीक है, नोएडा में, ठीक है। अब वो चाहती है कि वो एक्सपोर्ट करे अमेरिका में, ठीक है, या किसी भी अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहती है अपने डिजिटल बैलेंसेस जो वेट मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए होगा, इन 12 किसी कंट्रीज़ में से, और अब इंडिया भी है इसमें इंक्लूड, इन 13 कंट्रीज़ में कहीं पे भी जाके वो सर्टिफिकेट ले ले अपने डिजिटल बैलेंस के लिए कि भाई मेरा जो मैंने बनाया है ना वो बिल्कुल सही बनाया है, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, सर्टिफिकेट ले लो। उसके बाद मान लीजिए जैसे आपने सर्टिफिकेट इंडिया में इशू करवा लिया, अब आप इंडिया से अपने इक्विपमेंट को कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो सारे वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने आज बना के कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो सामने जो बायर है वो कहेगा कि कैसे मान लूँ कि तुमने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो स्टैंडर्ड है, वो एक्यूरेट रीडिंग्स देगा, उसका मटेरियल सही यूज़ किया है, ठीक है। तो सामने वाले बायर को ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही बना है, मेरे लिए मेरे पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो, और वो सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं, OIML सर्टिफिकेट, ठीक है। सो इंडिया ने OIML सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, ज्वाइन तो OIML पहले कर चुका है 1956 में, लेकिन इस सर्टिफिकेट को इशू करने की अथॉरिटी लेने के लिए मार्च 2003 में अप्लाई किया था, एंड ये अब एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब इंडिया भी OIML सर्टिफिकेट इशू करेगा। अब इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, बहुत से तरीके हैं, मेजर जो हम कह सकते हैं वो ये है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, आपके फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे, आपके इंडिया में ही जो इक्विपमेंट्स बनाती हैं वो कंपनीज अब इंडिया में ही लोकली अपना आराम से क्या कर सकती हैं, इशू करवा सकती है सर्टिफिकेट और उसको इंडिया से कहीं बाहर एक्सपोर्ट कर सकती हैं, तो इसीलिए आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो पहले अगर इंडिया में जो बना रही है ना कंपनी, उसे किसी और कंट्री में जाकर इशू करवाना पड़ता था सर्टिफिकेट, तो उसमें क्या होता है एक एडिशनल आपका कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो वो कॉस्ट अब यहाँ पर इंडियन कंपनीज़ के लिए रिड्यूस हो जाएगा, तो उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए आप अब तो हमारे पास है, इंडिया के पास आपका अथॉरिटी है, तो जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं अब उन्हें सर्टिफिकेशन के लिए कहाँ आना पड़ेगा, इंडिया आएंगे, वो सबसे पास उनके लिए हम ही रहेंगे, नेबरिंग जो भी कंट्रीज़ हैं। तो क्या होगा जब वो इंडिया में आ रहे हैं इशू करवाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो, ठीक है।
और वो किस टर्म्स में होगा, फॉरेन एक्सचेंज। तो इसलिए आपकी अर्निंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्रीज़ करेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर रिडंडेंसी डिक्रीज़ होगी एंड रिसोर्सेज भी सेव होंगे। तो ये सब फ़ायदे होंगे इंडिया का OIML सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी मिलने की वजह से। तो ये इसके पॉजिटिव्स थे एंड ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। इतना ही टॉपिक था। आई होप ये आपके लिए कुछ यूज़फुल रहा होगा, आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।